नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बजट 2021-22 की आमद है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तीसरा बजट होगा। और जैसा कि बजट जब भी आता है तो टेलीविज़न चैनल्स हों, रेडियो हो, अखबारात हों, उस पर नंबर्स की एक मैथमेटिकल डिबेट जो है हिसाब किताब की शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि बजट का ताल्लुक सिर्फ रुपये पैसे के हिसाब किताब से है। लेकिन नाज़रीन, मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि बजट का ताल्लुक दर हकीकत किसी भी हुकूमत की पॉलिटिकल कंसिडरेशन तो उसकी सियासी प्रायोरिटीज़ के हवाले से है कि बजट के ज़रिए हुकूमत जो है उसके पास जो ज़राए हैं और उसकी जो लिमिटेशंस हैं उनको एक हुकूमत किस तरह से बैलेंस करती है, कुछ भी उसके ज़राए हों, कुछ भी कमी हो, उसको कैसे बैलेंस करती है, और फिर अपनी मईशत के किन सेक्टर्स को हुकूमत बजट में सपोर्ट करते नज़र आती है और कौन से उसकी आबादी के पॉपुलेशन के हिस्से हैं जिन्हें बजट के ज़रिए सपोर्ट किया जाता है। हर हुकूमत की कहती है कि ये बजट जो है ये गरीबों का बजट है, गरीब दोस्त बजट है। कोई 70 बरस में ऐसी हुकूमत आई नहीं होगी पाकिस्तान में जिसने कहा होगा कि हमारा इस साल का बजट जो है ये उम्रा का बजट है, ये अमीरों के लिए बजट बनाया है, ये बजट बदकिस्मती से गरीबों के लिए हमने इसमें कुछ नहीं किया। लेकिन हर बजट के बाद आवाम की चीखें जो हैं वो आसमान तक पहुँचती हैं। ये वो बैकग्राउंड है, ये वो तनाजुर है जिसमें हम आज के जो सारी डिस्कशन है उसको हम उस लेंस से इस माइक्रोस्कोप के नीचे हम मौजूदा जो बजट है और इस वक्त की मुल्क की मईशत है उसे हम देखेंगे। अपने गेस्ट से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको मुझे पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर जनाब हाशिम जमा बख्श साहब भी ज्वाइन कर सकेंगे, सेनेटर जावेद अब्बासी PMLN से ज्वाइन कर सकेंगे जिनकी पार्टी ने ये कह रखा है कि आवाम दुश्मन बजट को मंजूर नहीं होने देंगे। किसान इत्तेहाद जो है पाकिस्तान का, उससे खालिद महमूद खोखर साहब उसके प्रेसिडेंट भी ज्वाइन कर सकेंगे, और पाकिस्तान के मारूफ तज्ज़ियाकार जनाब मज़हर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक टुकड़ा सुनाता हूँ जो आज पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन साहब ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने इस हुकूमत की क्या कामयाबियाँ गिनवाई और हमारे सामने रखी, और ये मैं जावेद अब्बासी साहब से इस पर उनका तबसरा भी लेना चाहूँगा। पहले ये टुकड़ा सुन लेते हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसने एक बहुत ही मुस्बत ग्रोथ दिखाई जिसको तकरीबन 9% थी। एग्रीकल्चर जो है वो तकरीबन 2.77% उसने ग्रो किया। इस वक्त जो रेमिटेंसेज हैं वो ऑलरेडी 26 बिलियन से तजावज़ कर गई हैं और हमारा ख्याल है कि ये तकरीबन $29 बिलियन होंगी। ये इस वक्त कोई 29% से ग्रो कर रही हैं। फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के जो 7 बिलियन पे चले गए थे 2018-19 में, अब वो कुछ $16 बिलियन पे आ गए हैं, जो कि 4 साल का एक बुलंद तरीन फिगर है। फैटअप में भी अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है। FBR की जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत बेहतर चल रही है। अब 11 महीनों के बीच में हम 4.2 ट्रिलियन पे पहुंच गए हैं। स्टॉक मार्केट जो है वो इस वक्त 4th बेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड हो गई है, द बेस्ट इन एशिया है। नाज़रीन, अब हाशिम जमा बख्श साहब भी सुन रहे हैं, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब के पास मैं चलना चाहूँगा, मज़हर अब्बास साहब भी सुन रहे हैं, खालिद महमूद खोखर साहब भी सुन रहे हैं। जावेद अब्बासी साहब, वज़ीर ख़जाना ने जो अपनी हुकूमत की कामयाबियाँ बताई हैं, अचीवमेंट्स बताई हैं, तो बहुत ही इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है। इस तो आपको मानना ही पड़ेगा शायद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये वज़ीर ख़जाना साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। इससे पहले जब वज़ीर ख़जाना साहब एज ए एडवाइज़र वो आए थे, उनकी वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हम बजट के अहदाफ हासिल नहीं कर सके, IMF के जाने में हमारी बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा है कि IMF के दबाव के नीचे हमें बिजली के और गैस की और बाकी प्राइसेस बढ़ानी पड़ी हैं। ये, और अगर पिछली हुकूमतों की कारकर्दगी इतनी अच्छी होती, यही कह रहे हैं कि IMF ने हमारी कनपत्ती पे पिस्तौल रखा, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि IMF ने हमारी कनपत्ती पे पिस्तौल रख के हमसे ये मनवाई हैं चीजें। एग्जैक्टली। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ये अच्छाई थी तो इस मुल्क के 3 वज़ीर ख़जाना तब्दील ना होते, और अगर ये अच्छाई हुई है तो इसका मतलब है कि ये शेख नफीस शेख साहब का भी फिर रोल होना चाहिए था, क्योंकि जाहिर है ये वज़ीर ख़जाना तो अभी आए, और जब उनको हटाया गया तो उन पर यह एलिगेशन लगाया गया, ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हम हफीज़ शेख को इसलिए हटा रहे हैं कि वो इस मुल्क की इकानमी ठीक नहीं कर सके, इस मुल्क में प्राइसेस कंट्रोल नहीं कर सके, महंगाई बहुत अरूज पर हुई, उसके बड़े लंबी लिस्ट उनके खिलाफ निकाली गई है। ये अदाद शुमार जरूर उन्होंने आपको शक है कि ये एदादो शुमार ठीक नहीं है? मुझे इस बात से बहुत ज्यादा बड़ा शक ये है कि
आम आदमी को इस बजट में क्या मिलने जा रहे हैं? क्या प्राइसेस में कोई बेहतरी आई है? क्या जो कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी उनमें कोई कमी आई है? क्या कॉमन मैन की जिंदगी में इस बजट से कोई ज्यादा फायदा आएगा? ये बजट जाहिर है जब भी कोई बजट पेश करते हैं तो उसके लिए एक माहौल पैदा करते हैं, और ये हुकूमत बेहतर माहौल पैदा करने में बड़ी महारत रखती है। आज पाकिस्तान के तूल अर्ज में आप देख लें कि जितनी ज्यादा प्राइसेस पिछले 2.5 साल में चीजें की महंगी हुई हैं, आप चीनी देख लें, आटा देख लें, बाकी कमोडिटीज देख लें, बिजली देख लें, गैस देख लें, कि आम आदमी के लिए तो जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं रहा है। हाँ, अगर ये कहते कि 2018 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई थी तो उसकी प्राइसेस के मुकाबले में हम प्राइसेस ले आए, हम नहीं कहते कि उससे भी नीचे ले आए, तो ले आए तो हम कहते ये कारकर्दगी होती, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई गई होती, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इन्होंने किया होता, कोई मोटरवे बनाई होती, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया होता। बजट होता क्या है कि अगर आम आदमी की जिंदगी में कोई आसानी आए, अगर आम आदमी की जिंदगी में कोई बेहतरी आए, अगर पाकिस्तान के शहरियों की जिंदगी में कोई सहूलत आए तो फिर तो हम कह सकते हैं, लेकिन वो मैं अभी तक कुछ देख नहीं रहा। महंगाई उसी तरह आसमान पर है, उसी तरह मुश्किलात है, गुर्बत सबसे ज्यादा इसी तरह फैले डेरे डाले हुए है। तो मेरा ख्याल है कि ये बजट पेश करने से पहले हमेशा हुकूमतें एक खास माहौल पैदा करती है अदाद शुमार का, पाकिस्तान की आम लोगों की जिंदगी में बेहतरी ना ला सके तो फिर इससे बड़ा फायदा नहीं होगा। हाँ जी मोहित साहब, हाशिम जवाब अख्तर साहब, सेनेटर साहब ये समझते हैं PMLN के आपकी हुकूमत जो है वो स्पिनिंग की मास्टर है, माहौल पैदा कर दिया है एक पॉजिटिव किस्म का, और हकीकत कुछ भी नहीं है, एक हवा में सारी कहानी छोड़ दी। बड़ी मेहनत लगी है जी ये माहौल पैदा करने में। इन्होंने तो नहीं देखा, बट हमने अपना सियासी सरमाया लगाया है, बड़े तल्ख फैसले किए, जिसकी बुनियाद पे आज हम यहाँ पहुँचे हैं कि दुनिया के हमने एस्टिमेट्स बीट किए हैं अपने GDP ग्रोथ को, जिस नंबर पे हम लेके आए हैं 3.94 के, विच इज़ ऑलमोस्ट 4%। ये अगर आप अपने अड़ोस पड़ोस में ही देख लें तो इस वक्त जो दुनिया की इकोनॉमीज का हाल है उसमें इंडिया हैज़ पोस्टेड अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 7.3%, यूरोपियन यूनियन अ नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 8%, US इज एक्सपेक्टेड एट नेगेटिव 4% और GCC स्टेट्स नेगेटिव 5%। अगर इसके बाद भी अब्बासी साहब कहते हैं कि 4% पॉजिटिव ग्रोथ पर पोस्ट करने में हुकूमत की बेहतर मुस्बत पॉलिसीज़ का किरदार नहीं है, तो मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स और इस हुकूमत की डिटेल्स देखनी चाहिए कि वो मेजर्स थे क्या। आपने स्टेट बैंक को एक्टिवेट किया, आपने प्रो बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट किया, आपने टैक्सेशन पे छूट दिया, आपने ग्लोबल इन्फ्लेशन, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। महंगाई की इन्होंने बात की तो ये भी मैं बताता चलूँ कि ग्लोबल कीमतें शुगर की, पाम ऑयल की, सोयाबीन की, क्रूड ऑयल की, वीट की और टी की, मैं सिर्फ ये 5-6 इंडिकेटर्स आपके सामने रखना चाहता हूं कि ग्लोबली इसमें इन्फ्लेशन कितनी हुई है। चीनी 58% से बढ़ी, पाम ऑयल 102% से बढ़ा है, सोयाबीन 119% से बढ़ी है। इस पिछले माली साल में मई 20 से लेकर मई 21 तक क्रूड ऑयल 119% मैंने जैसे बताया, गंदम की कीमत में 29% इजाफा हुआ, चाय की कीमत में 8% और पाकिस्तान में हमने इसको कंट्रोल करते हुए बहुत सारा कुशन किया है। इसके अंदर कुकिंग ऑयल के अंदर सिर्फ 81% डिफरेंस है फेडरल गवर्नमेंट का, हमारी हुकूमत का और ग्लोबल इंडेक्स का। इसी तरह डालडा की कीमत में, तेल की कीमत में हमने 56% को एब्जॉर्ब किया है इस इंटरनेशनल प्राइसेस का, जो हम मोस्टली इंपोर्ट करते हैं। तो ये हुकूमत की कारकर्दगी है कि हमने इन चीज़ों को क्वेश्चन किया है, और जो हमने बेस बनाई है इस वक्त वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्वालिटी मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे बुनियाद है इस चीज़ की। अच्छा, अब मेरे साथ रहे ज़रा मज़हर अब्बास साहब, पता नहीं प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पर दिखा सकेंगे, लेकिन मज़हर अब्बास साहब, मेरे सामने एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, JP मॉर्गन की, जो उनकी रीजनल असेसमेंट्स हैं, उसमें उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है कि पाकिस्तान की इस बरस की जो ग्रोथ है वो 4.7% होगी। यहाँ तो क्लेम किया गया है 3.94 का अभी तक, और बिजनेस कम्युनिटी कह रही थी कि 4.5% होगी। JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, अगर प्रोड्यूसर स्क्रीन पर दिखा सकें, वो ये कह रहे हैं कि 4.7% पाकिस्तान की मईशत जो है वो ग्रो करेगी।
मज़हर अब्बास साहब, ये तो ऐसा लगता है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस ने तमाम जो इस पाकिस्तान की मईशत की परफॉर्मेंस है उससे तमाम अंदाज़ों को गलत साबित कर दिया। शुक्रिया मोहित। ऐन मुमकिन है जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ऐन मुमकिन है जो गवर्नमेंट कह रही है वो ठीक है, लेकिन क्या उसकी वजह से और मैं तो कह ही नहीं रहा, वो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट का जिक्र कोविड की नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ, आपसे वही बात कह रहा हूँ। मैंने आपकी इसको क्वेश्चन नहीं किया। मैंने कहा ऐन मुमकिन है कि ये सारी बातें दुरुस्त हों, लेकिन जो आप ग्राउंड की सिचुएशन है वो बड़ी मुख्तलिफ होती है मोहित। देखिए मैं दवाओं से शुरू हो जाता हूँ। आप बताएं दवाओं की कीमतें एक आम आदमी की रीच में हैं या नहीं हैं। और जब मैं आम आदमी की बात करता हूँ तो वो लोग हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कराते हैं। 400% बढ़ी हैं दवाओं की कीमतें। आपको अंदाज़ा ही नहीं है, बाद सिचुएशंस में लोग ऑपरेशन कराने के काबिल नहीं रहे हैं। ये तो, और ये नहीं है कि मैं इसकी वजह से ये कहूँ कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, नहीं। देखिए महंगाई तो होती है, ये कहना कि कीमतें ऊपर जाती हैं इसमें भी कोई शक नहीं है। मसला ये है कि क्या मेरी तनख्वाहें भी उसी लिहाज से ऊपर गई हैं? क्या पिछले 3 सालों में चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ले लें, आप प्राइवेट सेक्टर में ले लें, उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है? हमें देखा यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जहां नौकरियां हैं वहां नौकरियों से फारिग किया जा रहा है, स्टाफ कम किया जा रहा है, तनख्वाहें कट की जा रही हैं। अगर इतनी अच्छी इकोनॉमिक सिचुएशन है और डेवलप हो रही है, और आई एम श्योर के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे वो ज़राए अभी तक नहीं नज़र आ रहे कि जहां मैं ये कहूँ कि हाँ यहाँ रेगुलर जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं, बेशुमार निकल रही हैं, लोगों की जो है क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो रहा है। वो मुझे अनफॉर्चुनेटली अभी तक नज़र नहीं आया। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई फैक्ट्स फिगर्स को उस तरीके से नहीं शायद असेस कर सकता, लेकिन मैं ग्राउंड का आदमी ज़रूर हूँ। मैं लोगों के दरमियान ज़रूर रह के चीज़ों को देखता हूँ, तो मुझे हर तरफ फिर ये वावेला क्यों नज़र आता है महंगाई का। खुद गवर्नमेंट भी ये कहती है कि महंगाई बहुत हो रही है, ये नहीं कि गवर्नमेंट ये नहीं कह रही, गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि महंगाई हो रही है। तो जब तक वो ज़रूरियात हम पूरी नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है ऊपर के जो है फैक्ट्स फिगर्स जितने भी अच्छे हों, लेकिन जब तक वो चीज़ें ट्रिकल डाउन नहीं होती उस वक्त तक मेरा ख्याल है बेहतरी नहीं आएगी, नहीं होंगी। अच्छा, मुझे ज़रा इसमें एक मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ लाने दीजिए। नाज़रीन, हमारे साथ खालिद महमूद खोखर साहब भी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, जो लाहौर से हमें एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद साहब, एक आम बात ये भी कही जा रही है, एक तरह का इल्ज़ाम समझ लें, कि जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, जो तनख्वाहदार लोग हैं, वहाँ पर आमदनी में कमी हुई है, वहाँ पर उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है उसमें कमी हुई है, लेकिन हुकूमत की पॉलिसीज़ के नतीजे में जो किसान हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बढ़ गई है। क्या ये सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ जिसकी मेहरबानी से हमारी फसलें बेहतर हुई हैं। अगर ये कहा जाए कि हुकूमत की वजह से, हाशिम जवां बख्श साहब तशरीफ़ फरमा है, जब इन्होंने पिछले साल पंजाब का बजट पेश किया था तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था इनके कि ये ज़िम्मेदार घराने से हैं, इनका ज़िम्मेदार काश्तकारी से ताल्लुक़ है, लेकिन एज़ ए फ़ाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने आके वो ताल्लुक़ छोड़ दिया। पिछले पंजाब के बजट में एग्रीकल्चर को पहले दूसरे तीसरे नंबर की बजाय 36 नंबर पर लाया गया, और 1 लाइनर बजट था। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बजट को भी 50% कट किया गया। ठीक है जी। अच्छा, हमारी हाल बता अल्लाह ताला ने करम किया, हमारी फसलें बहुत अच्छी हुई हैं, 6 फसलें बहुत अच्छी हुई हैं। कॉटन की फसल बिल्कुल अच्छी नहीं हुई। जहाँ तक काश्तकार का ताल्लुक है, काश्तकार के बारे में मैं आपको अर्ज़ करूँ, डॉक्टर साहब आपको याद होगा, आपने 2017 में जब हमें इस्लामाबाद में हमारे ऊपर शेलिंग हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था, गोली चली थी, हमें गिरफ्तार किया था, उसके बाद पहला प्रोग्राम आपने किया था, आपने मुझे इन्वाइट किया था। उस वक़्त जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस्लामाबाद में हमारे साथ जो सलूक किया था, आप यकीन कर लें, मैं अपने जज्बात का लफ्ज़ों में अहाता करके नहीं बता सकता कि हमें पाकिस्तानी और इंसान वहाँ पे तस्लीम नहीं किया गया था। वो बजट का दिन था, हालांकि हम गए थे अपनी सिफारिशात लेके, अपनी गुजारिशात लेके, ये हमारी बात सुनी जाए, लेकिन हमारी बात सुनने की बजाय, यानी जो लोग इनको खिलाते हैं, रोज़ाना जो टेबल पे होता है सुबह दोपहर शाम, वो काश्तकार का पैदा किया होता है। हमारे ऊपर शेलिंग की, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, बाकायदा रबड़ की गोलियां चलाई और लाइव बुलेट भी चलाई गई, और उसके बाद गिरफ्तार करके हमें हवालातों में फेंक दिया गया। पुलिस के रहमो करम पर जो हमारे साथ सलूक हुआ वो हम बता नहीं सकते सर,
ये है हमारा एक जो उस वक्त का मुकदमा में पेश कर रहा हूँ। अब सर अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर करम किया है, मैं बहुत अल्लाह ताला का मशकूर हूँ कि हमारी फसलें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुई हैं, काश्तकार के हालात बेहतर हुए हैं। हाँ, कपास की हम बहुत पीछे चले गए हैं, लेकिन हमारे मुल्क के लिए कपास बहुत ज़रूरी है और कपास को पीछे ले जाने में हमने बड़ा वक्त लगाया है। 1960 में कमीशन की रिपोर्ट थी कि पत्तों की से लेकर रहीम यार खां तक कोई शुगर मिल ना लगाई जाए। ये मुल्क दुश्मनी की गई, सारी शुगर मिलें पत्तों की से लेकर रहीम यार खां तक लगी। आज आपकी टोटल एक्सपोर्ट में 60% जो एक्सपोर्ट है वो कॉटन की आज भी, लेकिन हमने तबाह बर्बाद कर दी कपास को। हमने कॉटन एरिया को शुगर केन एरिया बना दिया, मेज़ का एरिया बना दिया, हमने कॉटन को प्रॉफिटेबल ख़त्म कर दिया, हम नई टेक्नोलॉजी ना ला सके। सर मैं 20 साल से मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ कॉटन के लिए, 20 साल से। ठीक है। मीटिंग में ये फैसला होता है कि हम जदीद टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। सर हमारी, मैं एक मिनट, मुझे ब्रेक लेने दीजिए जी। हाँ, मुझे ब्रेक खालिद साहब ब्रेक ले लूँ ब्रेक के बाद, क्योंकि खालिद साहब का ये भी एक आया है कि अल्लाह ने बहुत मेहरबानी की है, पिछली हुकूमत का रवैया भी अच्छा नहीं था, इस हुकूमत की पॉलिसीज़ के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि इससे कोई काश्तकार को फ़ायदा हुआ कि नहीं, और इस पर हम जवाब भी लेना चाहेंगे हाशिम जवां बख्श साहब का। एक ब्रेक के बाद ब्रेक ले लें। नाज़रीन वेलकम बैक। पंजाब के वज़ीर ख़जाना हाशिम जवां बख्श साहब हमारे साथ हैं। मैं उनकी तरफ चलता हूँ। हाशिम जवां बख्श साहब, वक्फे से पहले बड़ी अजीब बात हो गई कि खालिद महमूद साहब ने, खोखर साहब ने, जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के, उनका कहना यह है कि पिछली हुकूमतों का रवैया अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पर भी जो फसल हुई है अल्लाह ताला की मेहरबानी से अच्छी हुई। आपकी किसी पॉलिसी की उन्होंने तारीफ नहीं की है, और उनको ये भी शिकायत है कि जब आपने बजट पेश किया पिछले बरस का, तो हालांकि आपका खुद ताल्लुक एक ज़मींदार घराने से, आपने ज़मींदारों और किसानों को याद ही नहीं रखा। सर खोखर साहब की बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर के मसाइल को उजागर करने में, और जहाँ तक काश्तकार की आवाज़ है हुकूमत तक पहुँचाने में इनका बड़ा किरदार है। पिछले साल की ज़रा मैं हिकमत अमली पे बात कर लूँ, क्योंकि हम कोरोना से गुज़र रहे थे, हमारा ज़्यादातर फोकस कोरोना के फैलाव और इसकी इकोनॉमिक जो रेप्रिकॉशंस थी उसको कंट्रोल करने में था। मैं ये बात उनको इस वक्त ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह जो इनका बजट रिलेटेड जो इन्होंने बात की कि जी कम रखा गया, तो आने वाला बजट जो पंजाब हुकूमत इस पीर के दिन पेश करेगी उसमें इनको 3 गुना ज़्यादा एग्रीकल्चर की एलोकेशन नज़र आएगी जो हम इस साल मुख्तस करने जा रहे हैं। एक 3 टाइम्स का जंप है, तो ये आपको बता देगा कि हमारा फोकस एग्रीकल्चर की तरफ किस तरह है। मैं 1 मिनट सर ये अलबत्ता कहता हूँ कि पिछले साल में इस हुकूमत का मेन कंट्रीब्यूशन है क्या। फार्मर के पास लिक्विडिटी का बड़ा मेजर इशू था, और मैं आपको उसके इंडिकेटर्स भी बताना चाहूँगा। एग्रीकल्चर क्रेडिट डिस्पर्समेंट जो हैं वो 8.5% से बढ़ी हैं। वो एक बड़ा की रोल प्ले किया है उन्होंने इसके अंदर। पहली बारी फार्मर को टाइम पे पेमेंट हुई। सपोर्ट प्राइस वीट की 1400 रुपये से गंदम की कीमत बढ़ा के 1800 रुपये की गई है। और इस सेक्टर से वाबस्ता आपका ऑटो ट्रैक्टर का सेक्टर है। ट्रैक्टर के सेक्टर के अंदर पिछले साल के जो फिगर्स हैं जुलाई से लेकर अप्रैल तक के, उसमें 65% सेल्स का इजाफा आया है। फार्मर को लिक्विडिटी थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, थ्रू लिक्विडिटी, थ्रू एग्रीकल्चर क्रेडिट डिस्पर्समेंट और टाइमली पेमेंट्स और इंक्रीज सपोर्ट प्राइस, ये हमारा फोकस था पिछले साल का, ताकि फार्मर हरा हो सके। और अल्लाह के फजलो करम से वो हुआ है, तो बाकी सेक्टर्स पे उसका इम्पैक्ट आया। इस साल का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, मैं खुद उसका हिस्सा रहा हूँ, जो वफाक भी ड्राइव कर रहे हैं और जो सूबे भी कर रहे हैं। ये सारी इंटरवेंशंस हमने बड़े सोच समझ के की हैं। क्वालिटी ऑफ सीड की इम्प्रूवमेंट से, सर्टिफिकेशन ऑफ सीड, सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर, एक्सटेंशन सर्विसेज की जो पंजाब में इन्वॉल्वमेंट है उनके निज़ाम की किस तरह हम उसको बदल रहे हैं, रिसर्च सेंटर्स का क्या काम होना चाहिए, इन सब के ऊपर एक जामे हिकमत अमली के तहत मुख्तस अमाउंट की गई है इस साल के लिए, जो पिछले साल की निस्बतन 3 गुना ज़्यादा है। तो इंशाअल्लाह खोखर साहब भी इसका हिस्सा रहेंगे। अच्छा। ये प्रोग्रेस भी देखेंगे जो एग्रीकल्चर पे हो रही है। हाशिम साहब, खोखर साहब का आपने जो कुछ कहा वो कानों को बहुत भला लगा, सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन खोखर साहब चूंकि किसान इत्तेहाद के प्रेसिडेंट हैं, उनका एक क्विक रद्द अमल। खोखर साहब, ये जो कह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब के, ये सही है?
देखें जी, अगर ये कर रहे हैं तो खुशाइंद बात है, मुल्क के लिए बेहतर होगा। देखें, मैं इनसे एक सवाल करता हूं सर। आपको नहीं पता? मैं आपको मैं इनसे एक सवाल करता हूं कि हमारी जो बिजली की GST है वो पिछले कुछ 10-15 साल से पंजाब गवर्नमेंट पे करती है। अभी पंजाब हुकूमत ने उसको रोका हुआ है, बिजली के हमारे जो ज़राई ट्यूबवेल के बिल हैं। तो मैं हाशिम जवान बाग से पूछता हूँ सर, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब बताएं कि क्या वो GST हमारी पे कर रहे हैं जो पहले पिछले 10-15 साल से अदा पंजाब हुकूमत कर रही है। अच्छा, दूसरा जो फरमा रहे हैं कि हम बजट में 3 गुना इजाफा कर रहे हैं। हाशिम साहब जरा क्विकली बताएं। मैं मजहर साहब, मैं सर मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। उन्होंने बात की ट्रैक्टर्स की, वो बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर और सीड को इंप्रूव करने की, आपने जवाब ही नहीं दिया उसका। देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, ये बजट में जाहिर होगा कि फर्टिलाइजर के ऊपर ये कितनी हमें सब्सिडी दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, सब्सिडी में एक इशू बन रहा है जी। ये सब्सिडी कर रहे हैं टारगेटेड। इन्होंने एक फ़र्क डाल दिया, छोटा काश्तकार बड़ा काश्तकार। हमारे इकोनॉमिक इशू को सोशल इशू बना दिया है कि चंद बैग जाके ले सकते हैं। देखिए, होना ये चाहिए, हमने ज़राअत को प्रमोट करना है, किसी शख्स को प्रमोट नहीं करना। अगर आपने पैदावार बढ़ानी है तो इक्वली, अगर फर्ज किया को बड़ा काश्तकार है, छोटा काश्तकार है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम किया जाए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इस वक्त मैं आपको इशू बताता चलूँ जी, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, हमसे इंडिया की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1/3 है। हमारी यूरिया के बैग 1800 रुपए का है, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तान रुपीज़ में 540 का मिल रहा है। हमारी DAP 5600 की है, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तान रुपीज़ में 2400 को मिल रही है। हमारी बिजली का रेट बहुत ज़्यादा है, इंडिया में मुफ्त मिल रही है। हमारा जो एग्रीकल्चर का रिसर्च बजट है वो एग्रीकल्चर की GDP का 0.18 है, इंडिया 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राज़ील 1.75 है। देखिए जी, हमारे काश्तकार को जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा, उसके बगैर हम मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरा, मैं एक चीज़ कहूँगा कि मैं परसों इमरान खान साहब से मिला। अब ये जी एक सेकंड मैं परसों खालिद साहब, अब ऐसा हुआ ना कि चूंकि 2 मेरे और भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनको भी लाना चाह रहा हूं। जावेद अब्बासी साहब, मैं चाहता हूं क्विकली जरा फाइनेंस मिनिस्टर साहब से इसका जवाब ले लें। सर ये फिर लंबी हो जाएगी ना बात, सर वो उनका जवाब ले लें, क्योंकि मेरे जावेद अब्बासी साहब को भी लेना है, मजहर अब्बास साहब को भी लेना है। इसका जवाब दे दें जरा जल्दी से जरा सर, क्योंकि इल्जाम ही आपके ऊपर है हाशिम साहब। जी, ये जो टारगेटेड सब्सिडी की बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर 97.5%, यानी सिर्फ 2.5% लोग ऐसे रह गए हैं जिनकी जो ज़मीन है वो 12.5 एकड़ से ऊपर की लैंड होल्डिंग हो। तो हमारी टारगेटेड सब्सिडी कम से कम 98% लोगों को तो टारगेट कर रही है इस वक्त। दूसरा, हम किसान कार्ड लेके आए हैं इस बारी, इसका इजरा पिछले माह किया गया है। इसके अंदर हम बिल्ट इन सब्सिडी भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी ला रहे हैं, सस्ते लोन्स को भी ला रहे हैं और बॉटम अप अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। तो सारी बात पहले भी मजहर साहब ने भी की, वो यही था कि जी ट्रिकल डाउन इफेक्ट किस तरह नजर आएगा। ट्रिकल डाउन एक ट्रेडिशनल पॉलिसी मेथड है जिस पे इतने अरसे से काम किया जा रहा है। इस वक्त हमारा शौकत तरीन साहब ने उस पे आके बताया भी था पिछले बारी कि ये हम अब नीचे से ऊपर को लेके आ रहे हैं। इनके यहाँ टारगेटेड इंटरवेंशंस करके हम बेहतरी लेके आएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उसका आगाज रख दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह कंस्ट्रक्शन के सेक्टर पर फोकस कर रहे थे, वही सर 98% में से एग्रीकल्चर सेक्टर पे सर 98% में 12% लोगों को मिली है। 98% जो बता रहे हैं बात सही है, लेकिन और 98% छोटे काश्तकारों में से सब्सिडी सर 12% को मिली है। जरा मजहर साहब को आने दीजिए, मजहर साहब ये आपको लग रहा है, आपको ये क्या समझ आ रहा है कि मतलब जो इस वक्त पॉलिसीज हैं वो बहुत बड़ी आबादी के फेवर में जा रही हैं, किसानों के, फार्मर्स के? लेकिन दूसरी तरफ से मोहित वो रिस्पांस नहीं आ रहा ना, जो रिस्पांस शायद मिनिस्टर साहब या दूसरे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो उनके अंदर अभी भी एक कॉशन, उनका रिएक्शन है। अभी भी वो ये देख रहे हैं कि शायद इसकी इन्फोर्समेंट उस तरह नहीं हो रही। लेकिन मैं वैसे ही चाहे से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन समझ लें, ये बताएं कि PTI की गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म्स क्यों नहीं कर रही? क्या वो लैंड रिफॉर्म्स के हक में हैं या लैंड रिफॉर्म्स के खिलाफ हैं? मतलब उन्होंने तो अभी कहा है कि ज़्यादातर जो होल्डिंग है वो है ही 12.5 एकड़ की, 90 या 98%। तो लैंड रिफॉर्म कहाँ करेंगे? नहीं, तो लैंड रिफॉर्म इसका मतलब है हो गई हैं। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, ये अच्छा है, ये ठीक है, इसको फ्रेम कर देते हैं क्वेश्चन। जावेद अब्बासी साहब, क्या लैंड रिफॉर्म्स आपकी हुकूमत ने भी नहीं की है? इनको भी कोई पूछ नहीं रहा है? जावेद अब्बासी साहब, क्यों नहीं होती यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स? ये सवाल उठता है, हमारे यहाँ लोग उठाते हैं लेफ्ट के, लैंड रिफॉर्म्स क्यों नहीं होती यहाँ पे जावेद अब्बासी साहब?
मैं आपके सवाल से पहले मिनिस्टर साहब ने शायद ये समझा कि मैं बगैर किसी वजह से क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ उससे दरख्वास्त कर रहा था कि मुझे सिर्फ पीरजादा साहब मेहरबानी करके आप या मिनिस्टर साहब या मदर अब्बास साहब का भी बहुत बड़ा तजर्बा भी और अपनी ख़ास राय भी रखते हैं, समझा दें कि 3 वीक्स में क्या हुआ है कि जिस दिन शौकत तरीन साहब आए, उन्होंने वजारत का चार्ज लिया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें कि वो क्या कह रहे थे, कितना कैसी पिक्चर उन्होंने दिखाई थी इस मुल्क की इकानमी के बारे में, इस मुल्क की जो इस्लाहात की गई थी पिछली हुकूमत ने, जो रेवेन्यू इकट्ठा करना था, जो टारगेट दिया गया था उसका, और फिर जो कीमतों के बारे में उन्होंने बातें की थी। देखिए ये कुछ 3 वीक में कौन सा जादू हो गया है, कौन सी तरीका नया अख्तियार कर लिया गया है जिसमें ये सारी चीज़ें ऐसी पिक्चर दिखा दी गई हैं कि पाकिस्तान में तो मैं अगर मिनिस्टर साहब की बात सुनूं या आज तरीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो फिर तो लग ही नहीं रहा कि यहाँ कोई बहुत बड़ी गुर्बत में इजाफा हुआ है, लग ही नहीं रहा कि जो कीमतें हैं वो आसमान तक पहुँच गई हैं, लग ही नहीं रहा कि यहाँ जो है इतनी ज़्यादा इस वक्त लोगों के लिए मुश्किलात है ज़िंदगी गुजारना। मेहरबानी करके ये ज़रूर देखें ना, फिगर जब भी कोई बजट पेश करता रहा है, अगर ये इनकी इकानमी पॉलिसी को बेहतर होती तो ये अपने तवातर के साथ अपने वज़रा क्यों चेंज करते, क्यों ये नया आदमी लाता, तब भी नया आदमी ला सकता है कि वो कहते थे और ये खुद कहते रहे असद उमर से लेकर हफीज शेख तक कि जी हम इनको इसलिए हटा रहे हैं कि इस मुल्क की इकानमी को बेहतर करने में ये बुरी तरह नाकाम हो गए। तो मैं ये समझने से बहुत कासिर हूँ कि इन 3 वीक्स में क्या हुआ है जिससे ये हर चीज़ बेहतर हो गई है। फिर मैं इनकी तवज्जो ये भी दिलाऊंगा कि हमारे पास क्या खासा चुपता हुआ सवाल है। हाशिम जवाब साहब बहुत ही चुपता हुआ, बड़ा चुपता हुआ सवाल है। मुझे तो ये सवाल कहीं से चुपता हुआ नजर जाता हूँ। एक सेंटेंस कह दूंगा इजाजत। मैं ये कह रहा हूँ कि जहां हमारी हुकूमत जब खत्म हुई है, मैं कोई उसकी उस वक्त बता दें कि डॉलर कहाँ था, प्राइसेस कहाँ थी, उस वक्त आप बता दें कि ग्रोथ रेट क्या था। ये चीजें अगर आप एक नेगेटिव उसमें लेके गए, अगर कोई थोड़ी सी किसी वजह से कि रेमिटेंस बाहर से आ गई है, अगर कोई बेहतरी आ रही है और सारे इंडिकेटर इस मुल्क में बेहतर आ गए, तो अगर ये सारे इंडिकेटर इतने ही अच्छे थे तो आज पाकिस्तान के तूल अर्ज में लोग बाहर के वजीर खजाना को जवाब देने दीजिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वजीर खजाना हमारे साथ हैं। हाशिम जवाब इन्होंने सर अब्बासी साहब ने थोड़ी लूज बॉल दे दी है कि हमें बताएं हमारे टाइम पे क्या मिला, क्या था ऐसा। तो मैं बता देता हूं, करंट अकाउंट डेफिसिट हाईएस्ट एवर सतह पे था, नेगेटिव 90.2 बिलियन पे था। ट्रेड डेफिसिट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, वो 30.9% पे था। एक्सपोर्ट्स के अंदर ज़ीरो ग्रोथ थी जो कि नेगेटिव 9% थी 2016 में। ग्रॉस एफएक्स रिजर्व्स आपके सिर्फ 9.7 बिलियन पे आ गए थे 2016 में। फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा था, फॉरेन डेफिसिट 95 अरब का था, सर्कुलर डेट 1200 से ऊपर चला गया था। इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गई थी और स्टेट लोन ओन्ड एंटरप्राइजेज 480 बिलियन के लॉस पे थे। और जो बिजनेस कम्युनिटी की ये बात करते हैं, 400 अरब के टैक्स रिफंड की लायबिलिटी खड़ी थी। अब आ जाते हैं जो पिछले 3-4 हफ्तों में क्या हुआ है। हमने मिनिस्टर साहब अगर एक जुमला कह दो, एक सेकंड प्लीज मुझे मुकम्मल करने दो। अब्बासी साहब आपको मौका मिलेगा सर, मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, मुझे 2 मिनट जरा मेहरबानी फरमाएं। अब्बासी साहब उनको बात तो मुकम्मल करें थे ब्रेक से पहले। जी मैं एक अब्बासी साहब 1 मिनट दे दें, बाद में भी मौका मिलेगा, ब्रेक के बाद भी जनाब को टाइम मिलेगा। थैंक यू जी। हुआ है किसी जी हाशिम कोई इनकमिंग मिनिस्टर जो है वो आते ही ये ना कहता कि हालात अच्छे हो गए हैं जबकि हालात अच्छे ना होते। ये वो क्रेडिट डिले करते और अपने लिए रखते और कहते कि 6 महीने बाद अनाउंस करके कि जी हालात बेहतर हो गए। हालात वाकई बेहतर हुए। हमारी इकोनॉमी में रेजिलियंस है। हमारे यहाँ जो पॉलिसी स्टेट बैंक ने इंट्रोड्यूस कराई उसकी वजह से फायदा हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट शार्पली बढ़ गई थी, वो दोबारा डिक्लाइन हुई है। वी ऑलमोस्ट गॉन बैक टू द प्री कोविड लेवल्स। तो ये जो हमारा बाउंस बैक है दैट हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली। बाकी मुल्कों में ये बाउंस बैक नहीं हो सका, यही तो मैं आपको बारी बारी अर्ज कर रहा हूँ। और अब ये जो बाउंस बैक हो गया है, ये जो 4% की शरह नमूद में इजाफा हुआ है, इसकी बेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है।
ये आपका एक करंट अकाउंट सरप्लस की बुनियाद पे हुआ है ताकि आप इस ट्रैजेक्टरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जो ये मुमालिक कह रहे हैं और ये आपके दुनिया के आलमी बेहतरीन बैंक्स जिसमें JP मॉर्गन शामिल है, जो इसकी रिपोर्ट कह रही है कि जी ये 4.5% तक जा सकता है, ज़रूर जा सकता है। हम थोड़ा सा अंडर इसको रखना चाह रहे हैं। वी कॉशियसली अप्रोचिंग द गुड न्यूज़। मैं अब एक मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक के बाद बहुत हाथ हैं। मेरे साथ रहिए अब्बासी साहब, एक ब्रेक मुझे लेने दीजिए। मुझे एहसास है कि सभी सवाल पूछना चाहते हैं। ब्रेक के बाद इसको आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्त बड़ा थोड़ा है, लेकिन आज शौकत तरीन साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही जो बहुत दुख की भी है, शर्म की भी है और ख़तरे की भी है, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो अशाए खुर्दनोश हैं, जो अजनास हैं, खाने पीने की क्रॉप्स हैं, वो भी है पाकिस्तान को फूड भी बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। हमारे साथ हैं जनाब खालिद महमूद खोकर साहब, उनसे इसका रद्द-ए-अमल लेंगे, लेकिन सुन लेंगे शौकत तरीन साहब ने कहा क्या। हम एक नेट फूड इंपोर्टर बन गए हैं। कौन सी चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं? वीट, गंदम, चीनी, घी, दालें। तो अब इसका मतलब है जो इंटरनेशनल प्राइसेस की जो वेगरीज हैं उसके हम सब्जेक्ट हैं, हम उससे बच नहीं सकते। जो इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो वो हमें अफेक्ट करेंगी। इसलिए इस बजट के बीच में एग्रीकल्चर हम कोशिश करेंगे कि हम एक दफ़ा फिर से फूड नेट एक्सपोर्टर बने, ताकि हमारी अपनी पैदावार होगी तो उसको हम ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। खालिद महमूद खोकर साहब, ये तो बड़ी परेशानी की बात है और जाहिर है कि किसान बरादरी ने कोई काम ठीक करके नहीं दिखाया, या आप लोगों ने फेल कर दिया पाकिस्तान। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, गंदम के हवाले से मैं अर्ज़ करूँगा कि गंदम में जब भी आपकी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से कम हुई है, 40 साल आप देख लें, आपने हमेशा इंपोर्ट किया है। जब आपकी प्राइस इंटरनेशनल के प्राइस के बराबर जो उससे ज़्यादा हुए, आपने हमेशा एक्सपोर्ट किया, क्योंकि आपकी गंदम स्मगल होती है। इस दफ़ा भी किसान ने गंदम अच्छी पैदा की, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, और महकमा एग्रीकल्चर पंजाब ने भी काम किया, फेडरल गवर्नमेंट ने भी काम किया, जिससे काफ़ी हद तक गंदम की बहुत बेहतरी आई। उन्होंने खाली गंदम की बात नहीं की है, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने दालों की भी बात की है। देखिए दालें हम बड़े अरसे से इंपोर्ट कर रहे हैं, $1.5 बिलियन की हम दालें हमेशा इंपोर्ट कर रहे हैं। असल वजह यह है, पाकिस्तान में किसी चीज़ की स्पोर्ट प्राइस नहीं है। आप इंडिया को ले लें, 27 क्रॉप की स्पोर्ट प्राइस है। पाकिस्तान में काश्तकार को किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं दी जाती कि कल को उसकी ये फसल इस रेट पर मिल जाएगी। आपके सामने है कि यह टमाटर 200 रुपये किलो होता है, यह टमाटर 1 रुपये वो नहर में फेंक रहे होते हैं काश्तकार। हमारे यहाँ वो पॉलिसीज़ नहीं है कि काश्तकार को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है, काश्तकार को 2 साल पहले पता होता है। मैं 2 साल कसूर है जी सर, हुकूमतों की कोई पॉलिसियां पिछले 20-30 साल से जो मैं देख रहा हूं, कसूर किसका है? सर मैं 30 साल की बातों कर रहा हूं। हुकूमत को सही पॉलिसी बनाती नहीं एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर हुकूमत की प्रायोरिटीज में होता ही नहीं है, एग्रीकल्चर तरजीहात में नहीं होता। आज मुझे खुशी हुई है कि हाशिम जवाब बख्श साहब ने कहा है कि ये एग्रीकल्चर। जावेद अब्बासी साहब, ये तो खासा कसूर आपकी हुकूमत का बनेगा। अब्बासी साहब, ये तो नजला आप पे गिरेगा। मैं देखें, मैं इस पर ये अगर कोई ये हकीकत है, मैं उसको किस तरह कह सकता हूँ। यकीनन उस वक्त भी एग्रीकल्चर पर तवज्जो देनी चाहिए थी, पुरानी हुकूमतों को भी, आज भी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना एक सवाल पूछ रहा था, वो मिनिस्टर साहब को मैं ट्रैप नहीं कर रहा था, ना मेरा कभी इस तरह रहा है कि मिनिस्टर साहब ने जो आदाद और शुमार बताए हैं मुझे। लेकिन पंजाब पे तो आप ही की हुकूमत रही है पिछले 30 साल में। जरा मैं तूने कहा कि आदाद और शुमार तो खराब थे, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि अगर हमारे वक्त में ये आदाद और शुमार इतने खराब थे और आज इतने ठीक हैं, तो फिर तो ये आम आदमी को तो बहुत बड़ा फायदा मिलना चाहिए था। 2018 से ज्यादा कीमतें आज चीजें सस्ती होनी चाहिए थी। आज महंगाई बहुत कम होती, बेरोजगारी बहुत आज कम होती, गुर्बत आज बहुत कम होती नजर आती। अगर आपके फिगर जो आप दिखा रहे हैं वो इतने अच्छे थे और हमारे इतने खराब थे, तो फिर हमारे से तो बेहतर हालात आज पाकिस्तान। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि ज़राअत की तबाही का जिम्मेदार कौन है? हाशिम जवाब बख्श साहब, 1 मिनट है, जल्दी से जवाब दे। इस पे प्रोग्राम किया जा सकता है, अगर प्रोग्राम किसी वक्त रख ले तो इस पे बात की जा सकती है। हुकूमत का कोई बंदा बिठा ले मेहरबानी करके हमारी तरफ से। हाशिम साहब, ज़राअत पे कोई फोकस नहीं, ज़राअत पे ना रिसर्च पे काम हुआ, ना आपकी एवरेज यील्ड देख लें पाकिस्तान की क्या। दालें आप ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं, सोयाबीन ऑयल आपका इतना बड़ा, पाम ऑयल का इतना बड़ा बिल है आपका। ना हमने रिसर्च पे फोकस किया, ना हमने सीड की ऊपर जो जर्मिनेशन सर्टिफिकेशन थी उस पे फोकस किया। अब 30-40 साल का मलबा, इन चीज़ों के अंदर टाइम लगता है। हमने इसको प्रायोरिटी बना लिया है। इस पे पहली फेज के अंदर फार्मर्स की लिक्विडिटी को बेहतर किया है,
इस फेज के अंदर हम फार्मर्स की सारी चेन को, चाहे वो एक्सटेंशन सर्विसेज हो, चाहे वो कोल्ड चेन हो पेरिशेबल आइटम्स की, उसको भी रखा गया है, सर्टिफिकेशन ऑफ सीड्स को भी रखा गया है। तो एक ओवरऑल एग्रीकल्चर इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान इस वक्त तश्कील दे दिया गया है। हमें भी यही पता है कि इस बारी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन से 0.8% आया है। इंशाल्लाह उम्मीद है अगले साल ये बढ़ेगा एग्रीकल्चर का, उम्मीद की जाती है। वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। जवाब बख्श साहब का, मेरे तमाम पार्टिसिपेंट्स का, मजहर अब्बास साहब से माजरत के भी इनको नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कल नाज़रीन हमारी स्पेशल ब्रॉडकास्ट भी होगी मईशत के हवाले से, बजट के हवाले से, 4 से 6 बजे, उसे जरूर देखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।